जीवन अमारो। फोटोपिगमेंट के दो पार्ट होते हैं, ऑप्सिन और रेटिनिन। रेटिनिल भी लिख सकते हैं एंड ये डेरिवेटिव ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्सिन इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए कॉल्ड रेटिनिल। दो पार्ट होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद देखिए, इसी में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कोई भी फोटोपिगमेंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट और एक होता है रेटिनिन पार्ट, जो विटामिन ए से डेरिवेटिव के रूप में होता है। ये दोनों में कॉमन होता है, सिमिलर इन रोड एंड कोन। जबकि ऑप्सिन अलग अलग होता है, रोड सेल होती है तो रोड ऑप्सिन होता है, कोन सेल होती है तो आयोड ऑप्सिन होता है। ये पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि हमारी आंखों की हेल्थ के लिए हमें गाजर खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, कैबेज खाना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि हमें विटामिन ए जो बेसिकली किससे मिलता है? कैरोटीन से मिलता है। विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन द प्लांट पिगमेंट दैट गिव्स कैरेट देयर ऑरेंज कलर। जो कैरेट का जो कलर है वो किसकी वजह से है? कैरोटीन की वजह से है। और कैरोटीन ही विटामिन ए डेरिवेटिव बनाता है। और गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडेक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच वेजिटेबल सच एज कैरेट्स, स्पाइनेट, ब्रोकली, है ना, गाजर, पालक, मूली, ये क्या बोलते हैं, ब्रोकली मतलब आपके फ्लावर गोभी, एंड येलो स्क्वैश फूड्स दैट कंटेन विटामिन ए सच एज लीवर। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए लीवर में भी प्रोटीन विटामिन ए जो है वो रिच होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे अंदर विटामिन ए जो है उसको बनाने का काम जनरली लीवर ही करता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये डाइट जो होती है ये कोई इंसान खाएगा तो उसको उसकी जो आंखें हैं वो हेल्दी रहेगी, उसमें लगातार क्या बनता रहेगा? विटामिन ए बनता रहेगा। और किससे बनेगा? क्योंकि इन सबसे क्या मिलता है हमें? कैरोटीन। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद पढ़ते हैं। अब देखिएगा, वही सब चीज़ों को हमने समझाया है कि जो लाइट है जो हमारे अंदर आंखों में आएंगी उसकी अलग अलग वेवलेंथ होगी और वेवलेंथ के आधार पर ही कलर होंगे। तो आपने पढ़ा कि कौन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है उनको पहचान सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनमें जो फोटोपिगमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का पता लगेगा। क्लियर है? तो याद देखिए ध्यान से, रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ फोटोपिगमेंट। फोटोपिगमेंट का प्रोटीन पार्ट जो है वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। रेटिनिन जो पार्ट था कैरोटीन से बना हुआ, रेटिनल पार्ट ही लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है। इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कोई सा भी फोटोपिगमेंट हो, चाहे वो आयोडोप्सिन हो, चाहे रोडोप्सिन हो, चाहे कोई सा भी, रेटिनिन सब में कॉमन है ना। तो रेटिनल जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है। इन द ह्यूमन रेटिना देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस, 4 डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स जिन्हें कहेंगे, वो पाए जाते हैं। पहला तो रोड सेल में रोडोप्सिन, बाकी जो 3 है वो कौन सेल्स में, जो आयोडोप्सिन के डिफरेंट डिफरेंट, क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन ब्लू कलर के लिए, इसी तरह अलग अलग है, 3 डिफरेंट डिफरेंट है। तो 3 वो, एक रोड वाला, टोटल मिला के कितनी हो गई? 4। याद रखना है कि ह्यूमन आई में 4 डिफरेंट प्रकार के ऑप्सिन प्रोटीन्स होते हैं, रोड और कोन मिलाकर। ओके, और इनमें डिफरेंसेस किस बात का है? एमिनो एसिड सीक्वेंस का डिफरेंस। ये 4 अलग क्यों बोले? क्योंकि उनमें एमिनो एसिड से मिलेगा ना भाई प्रोटीन, तो ये प्रोटीन तो है ना, ऑप्सिन प्रोटीन पार्ट। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। स्मॉल वेरिएशन इन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस परमिट द रोड एंड कोन्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ इनकमिंग लाइट। जो लाइट आ रही है उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब कर सके। ऐसी पावर उनमें क्यों आई? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर के अंदर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है
तो प्रोटीन की जो साइज है, प्रोटीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस रखते हैं। समझ पा रहे? एब्जॉर्ब रेटिनल करेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए काम कौन करेगा? जनरली प्रोटीन पार्ट, ऑप्सिन। ये आप देख पा रहे विबग्योर, बेनियाटिनला, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग वेवलेंथ्स, ब्लू कलर के लिए ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर के लिए, यहाँ पर रेड कलर के लिए, ये ब्लैक कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स बताई गई। ठीक है, ये आपने पढ़े हैं वैसे भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑप्सिन प्रोटीन के अमीनो एसिड जो है वो उनकी सीक्वेंसेस थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है। तो 4 प्रकार के ऑप्सिन है, 4 प्रकार के कलर है। समझ में आया कि नहीं कुछ? ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग वेवलेंथ डिसाइड करने का काम ऑप्सिन प्रोटीन्स करते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। और किस बेसिस पे होते हैं? अमीनो एसिड सीक्वेंस के आधार पर होते हैं। स्मॉल वेरिएशन इन देयर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, सो 4 टाइप ऑफ डिफरेंट ऑप्सिन प्रोटीन्स। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका फोटोपिगमेंट के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट को इसके बाद डिस्कस करते हैं। फोटोपिगमेंट रिस्पॉन्ड टू लाइट इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस। कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे? फोटोपिगमेंट में मैंने कहा कि पहला पॉइंट रेटिनल होता है जो लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, दूसरा ऑप्सिन होता है जो 4 डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर रोड सेल होगी तो रोडोप्सिन होगा, कौन सेल होगी तो आयोडोप्सिन होगा। लेकिन आयोडोप्सिन में भी फिर 3 टाइप है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन इन स्मॉल वेरिएशन इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। क्लियर? अब देखिए, इन डार्कनेस रेटिनल हैज a bed shape cis retinal। बहुत ध्यान से सुनना, डार्कनेस यानी अंधेरे में जनरली हमारे जो फोटोपिगमेंट होते हैं उनमें जो रेटिनल होता है वो सिस फॉर्म में होता है, जो बेड फॉर्म में देख पा रहे हो। ठीक है, सिस फॉर्म में जब इस पर लाइट गिरी, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ट्रांसफॉर्म में। लेकिन सिस फॉर्म की खास बात क्या है? विच फिट्स इनटू द ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन पोर्शन ऑफ द फोटोपिगमेंट। ये उसमें नसी रहती है, उससे अलग नहीं हो सकती। ठीक है, बेड फॉर्म में। कब? जब ये डार्कनेस है, कोई फोटोन या कोई लाइट अभी उस पर नहीं गिरी। लेकिन जैसे लाइट उस पर गिरेगी, मैंने क्या बोला कि फिट इनटू ऑप्सिन, ऑप्सिन के अंदर ये फिट है। मतलब अभी जो अपने बनाया था भाई ये पार्ट है ऑप्सिन, इसके अंदर ये फिट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इससे अलग नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे लाइट इस पे गिरेगी 6 रेटिनल फॉर्म पर, तो यहाँ पर ये क्या होगी? अलग हो जाएगी, ये स्ट्रेट हो जाएगी और उससे अलग हो जाएगी। व्हेन 6 रेटिनल एब्जॉर्ब द फोटोन ऑफ लाइट, फोटोन ऑफ लाइट को जब ये एब्जॉर्ब करेगा इट स्ट्रेट। ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट हो जाती है, जिसे ट्रांसफॉर्म बोल देते हैं। और आउट टू ए शेप, स्ट्रेट आउट टू ए शेप और ट्रांसरेटिनल। और जब स्ट्रेट लगेगी क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म या ट्रांसरेटिनल। ठीक है, ट्रांसरेटिनल। सिस रेटिनल किसमें कन्वर्ट हो गया? सिस रेटिनल कन्वर्ट इनटू ट्रांसरेटिनल। और इसकी खास बात क्या है ट्रांसरेटिनल की? कि ये अब ऑप्सिन से अलग हो जाएगा। क्लियर? ये इसमें फिट रहता है, किसमें? ऑप्सिन में। तो पूरा पिगमेंट का नाम क्या है? रोडोप्सिन। ठीक है, फोटोपिगमेंट। तो ऑप्सिन से अलग हो गया रेटिनल। कब? जब फोटोन गिरे। क्यों? क्योंकि वो सिस से किसमें अलग हो गया? ट्रांस में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो जरा, हमने कहा कि सिस फॉर्म जब ट्रांस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब इस तरह से होता है कन्वर्जन तो उसे आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये आइसोमराइजेशन के समावेश होता है। एंड इज द फर्स्ट स्टेप इन विजुअल ट्रांसडक्शन। यही पहली स्टेप है ट्रांसडक्शन यानी लाइट फिजियोलॉजी ऑफ विजन का, ट्रांसडक्शन यानी चेंजिंग का। सिस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्म। क्लियर? आफ्टर रेटिनल आइसोमराइजेशन जब ये हो चुका है तो
सेवरल अनस्टेबल केमिकल इंटरमीडिएट्स फॉर्म। अब उसमें बहुत सारे जो ट्रांसफॉर्म जब उससे अलग हो जाएगी तो अंदर बहुत सारे दूसरे केमिकल इंटरमीडिएट्स बनेंगे, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। जैसे फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम पढ़ेंगे अभी अपन, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम क्या काम करेगा वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो एक्टिव हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे एंड डिसअपीयर। और कुछ डिसअपीयर भी हो सकते हैं, कुछ एक्टिव भी हो सकते हैं। These chemical changes lead to production of receptor potential। मैंने कहा था ट्रांसडक्शन में क्या चेंज होता है कि जो प्रोटॉन है, लाइट एनर्जी है, वो कन्वर्ट इनटू रिसेप्टर पोटेंशियल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो दिस केमिकल चेंजेस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल, और इसी की वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल जब उसमें जनरेट होगा तभी एंजाइम सक्रिय बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। इसके बाद क्या आएगा देखिए अब जरा। इन अबाउट ए मिनट, लगभग 1 मिनट में ट्रांस रेटिनल कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ऑप्सिन। जैसा मैंने कहा कि ये जब भी सिस से ट्रांसफर होगा तो लगभग 1 मिनट में ये ऑप्सिन से अलग हो जाएगा। और अलग होने पर क्या होगा, द फाइनल प्रोडक्ट लुक्स कलरलेस। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सिस से जब ट्रांसफर होगा, ट्रांस उससे अलग हो गया, तो जो बचा हुआ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलरलेस होगा। इसलिए इस प्रोसेस को ब्लीचिंग ऑफ फोटोपिगमेंट भी कहते हैं। एंड द एंजाइम कॉल्ड रेटिनल आइसोमेरेज कन्वर्ट द ट्रांस बैक इनटू द सिस। और बाद में वापस से जो ट्रांस है वापस से सिस में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए कौन सा उससे काम में आता है, रेटिनल आइसोमेरेज। जबकि लाइट, फोटोन ऑफ लाइट ने उसको किसमें कन्वर्ट किया, सिस टू ट्रांस, बट ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कौन करेगा, रेटिनल आइसोमेरेज एंजाइम। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद पढ़ते हैं। अब देखो ना उसी चीज को मैंने यहाँ पर साइक्लिक रिएक्शन को डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने कहा कि ये है भैया रोड सेल के आउटर सेगमेंट में मौजूद डिस्क। इस डिस्क के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद बहुत सारे छोटे छोटे फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल। अब ये रोड का है इसलिए रोडोप्सिन मॉलिक्यूल, एक रोडोप्सिन मॉलिक्यूल को यहाँ पर समझाया है। मैंने बोला कि रोडोप्सिन में क्या होता है, ऑप्सिन प्रोटीन प्लस रेटिनिन। तो ये सिस रेटिनल फॉर्म में ब्लेंड है, जुड़ा, ये क्या है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो सिस रेटिनल, जैसे ही लाइट आई, हमने कहा है कि लाइट फोटोन आने पर ये कौन एब्जॉर्ब करता है, रेटिनल। तो सिस रेटिनल इनको एब्जॉर्ब करेगा और अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, आइसोमराइजेशन होगा उसका, और वो स्ट्रेटन हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। दिस स्ट्रेटन फॉर्म ऑफ रेटिनल इज कॉल्ड ट्रांसरेटिनल। फिर लगभग 1 मिनट के बाद ये ट्रांसरेटिनल यहाँ से अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि अब ऑप्सिन जो है वो कैसा हो गया, कलरलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कलरफुल से कलरलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड bleaching of photopigment. Transretinal separates from opsin and the colorless product, ultimately colorless product is obtained. This process is called bleaching. अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कलरलेस प्रोडक्ट जो है रेटिनल आइसोमरेज कन्वर्ट ट्रांस इनटू सिस, वापस इस ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करेगा। कौन सा उससे है, रेटिनल आइसोमरेज। बड़ा पढ़ने वो जब सिस में कन्वर्ट होगा तो सिस रेटिनल वापस से ऑप्सिन के साथ बाइंड होकर वापस क्या बना देगा, कलर पिगमेंट रोडोप्सिन वापस कन्वर्ट, वापस से आएगा, ये वापस उससे अटैच हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है वही चीज जो आपने अभी पढ़ी उसी को मैंने इस तरह से सिंपल वे में आपको समझा दिया है। क्या क्या पॉइंट आए थे, लाइट आई गिरी इसके ऊपर, रोडोप्सिन पिगमेंट पर, जो कलर्ड फोटोपिगमेंट है उसमें क्या क्या पार्ट है, ऑप्सिन प्लस सिस रेटिनल। सिस रेटिनल कैसा है, मुड़ा हुआ है, लाइट आने पर वो कैसा हो गया, स्ट्रेटन हो गया, तो उसको क्या बोल दिया, ट्रांस रेटिनल। अब सिस की जगह क्या बोलेंगे, ट्रांस रेटिनल। ट्रांस रेटिनल लगभग 1 मिनट बाद उससे क्या हो जाएगा, ऑप्सिन से अलग हो जाएगा। तो इस फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कलरलेस बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग बोलेंगे। ये कलरलेस प्रोडक्ट और ट्रांस रेटिनल दोनों अलग अलग है। अब ये ट्रांस रेटिनल जो है कुछ समय बाद वापस
रेटिनल एंजाइम, रेटिनल आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा वापस सिस रेटिनल में कन्वर्ट होगा और सिस रेटिनल वापस किससे जुड़ जाएगा, ऑप्सिन से जुड़ जाएगा, जुड़कर वापस क्या बना देंगे, रोडोप्सिन बना देंगे, वापस से सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन, वापस से यही साइकिल कंटिन्यू चलेगी, वापस लाइट आएगी, वापस गिरेगी, वापस ये ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहेंगे। क्लियर है, सिंपल है। देखो ना ये सब कुछ अपने को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भले ही ना दिया हो लेकिन इतना तो आपको आना चाहिए कि वो पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है, इतना बेसिक पॉइंट है ये, इतना आना चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसके बाद दूसरे नंबर पर वही पॉइंट को इसने वापस लिखा है, सिस रेटिनल then can bind to opsin and forming a functional photopigment rhodopsin. Again this part of the cycle resynthesis of the photopigment is called regeneration. ब्लीचिंग अलग था, रिजनरेशन अलग था, वापस से ट्रांस का सिस में कन्वर्ट होना और जुड़ जाना और वापस रोडोप्सिन बना देना, दिस प्रोसेस को रीजनरेशन। पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना एडजेसेंट टू फोटोरिसेप्टर स्टोर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए एंड कंट्रीब्यूट टू रीजनरेशन प्रोसेस इन रोड्स। ये जो वापस से बन रहा है और जुड़ रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना में। समझे, जो रोड सेल्स है जिन पर लाइट गिर गई अब वो जो अलग हो गए, अब उनको वापस से डॉक्टर कोश जो है ऊपर वाली वो लेगी और वापस से रिसाइकल करके वापस से फोटो रिसेप्टर बना देगी, स्टोर करेगी, वापस विटामिन ए जो है स्टोर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए यानी रेटिनल एंड कंटिन्यू टू रीजनरेटिव प्रोसेस इन रोड्स। बार-बार बनती रहेगी, वही चीज अपन डायग्राम में समझी। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद समझते हैं। अब देखो उसी चीज को यहाँ पर दूसरे तरीके से एक बार और समझा दिया गया है, थोड़ा डिटेल से। सबसे पहले जैसे हमने कहा लाइट आई, ये क्या है, सिस रेटिनिन। सिस रेटिनिन किसमें कन्वर्ट होगा, लाइट आने पर ट्रांस रेटिनिन। अब इसको 11 सिस 11 ट्रांस बोलते हैं। 11 ट्रांस रेटिनिन ये जो है ये यहाँ पर ऑप्शन अलग, ट्रांस अलग, 1 मिनट बाद एंजाइम आया, ट्रांस को वापस किसमें कन्वर्ट किया, सिस में कन्वर्ट किया, ये सिस वापस इससे जुड़ा, रिजनरेशन हुआ, वापस से क्या बन गया, 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन रीसिंथेसाइज रोडोप्सिन, वापस से प्रोटॉन आए, वापस से गए, वापस से साइकिल चल, ये तो हो गया। अब ये होने पर होता क्या है, इसको भी समझना है, इसको भी ध्यान से समझिए। यहाँ देखो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है इसके कारण क्या होगा, ऑप्सिन एक्टिवेशन changes the NFS permeability of the outer segment and this changes the rate of neurotransmitter released by inner segment of a synapse with a bipolar cell। जो हम कह रहे थे बार-बार रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो जा रहा है, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से अब इसकी जो परमेबिलिटी है आउटर सेगमेंट ऑफ रोड सेल्स की, उनमें Na+ की परमेबिलिटी है उसमें चेंजेस आएगा। और जब Na+ की और K+ की परमेबिलिटी में चेंजेस आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो आपके पढ़ा है नर्वस सिस्टम में कि वहाँ पर जो पोलराइजेशन हम पढ़ते थे वो इन्हीं के कारण होता था, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब कैसे होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए जब ये Na+ यहाँ से चेंजेस करेगा, ये करंट को Na+ एब्जॉर्ब करेगा, तो करंट जब प्रोड्यूस होगा तो वो लगातार आगे से आगे सिनेप्स के थ्रू बढ़ता जाएगा। जब इनमें रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा वो आगे कहाँ पे आएगा, बाइपोलर में, बाइपोलर से फिर कहाँ जाएगा, गैंग्लियोनिक सेल में, और उसी को आगे और ऑप्टिक नर्व कहाँ पहुँचा देंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ऑक्सीपिटल जो लोब होता है वहाँ पर विजुअल पार्ट होता है, विजुअल एरिया होता है, वहाँ पहुँच जाएगा और इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है। अब इसी पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियली क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो। जब हम रोड की बात कर रहे थे तो सारे पॉइंट क्लियर हो। अब कोन में भी ऐसा ही कुछ होगा, कोन फोटोपिगमेंट रीजनरेट मच मोर क्विकली, कोन ज्यादा स्पीड के साथ ये रीजनरेट करेंगे सिस ट्रांस वाला रेटिनल वाला पार्ट, क्योंकि वो तो दोनों में कॉमन है ना, वो तो दोनों में कॉमन है। देन द रोडोप्सिन से ज्यादा क्विकली रीजनरेशन पावर होती है उनके फोटोपिगमेंट्स की, एंड आर लेस डिपेंडेंट ऑन द पिगमेंटेड लेयर।
और वो पिगमेंटेड लेयर में रिसाइकल होकर वापस आएगा, उस पर कम डिपेंडेंट होते हैं। आफ्टर कंप्लीट ब्लीचिंग, जब कंप्लीट ब्लीचिंग होगी, सेपरेशन एंड रीजनरेशन, जुड़ना, रीजनरेशन ऑफ हाफ ऑफ द रोडोप्सिन टेक्स 5 minutes ओनली, हाफ ऑफ द कोन फोटोपिगमेंट रीजनरेट ओनली 90 seconds। आधे से भी ज्यादा फोटोपिगमेंट जो ब्लीच हुए वापस से रीजनरेट होने के लिए उनको 90 सेकंड से भी कम समय लगता है, ओनली 90 सेकंड। फुल रीजनरेशन ऑफ ब्लीच रोडोप्सिन टेक्स 30 to 40 minutes। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। वही पॉइंट को इसने कोन्स के रिस्पेक्ट में बता दिया कि कोन में ये काम क्विकली होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद समझते हैं। अब समझिए बेटा, जो हम बात कर रहे थे, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर सेल कौन सी है? रोड एंड कोन्स। इनके द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कैसे होगा और उसकी वजह से कैसे इन्फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, उसको हम समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जनरली इन डार्कनेस सोडियम आयंस फ्लो इनटू फोटोरिसेप्टर आउटर सेगमेंट थ्रू द लिगेंड गेटेड एडिपस चैनल। जब अंधेरा रहता है तो ये जो रोड सेल है उसका ये आउटर सेगमेंट आप देख पा रहे हैं। इस आउटर सेगमेंट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें मौजूद साइक्लिक जीएमपी गेटेड एनेप्लस चैनल्स ओपन रहते हैं। क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। इन डार्कनेस, अंधेरे की बात कर रहे हैं, अभी फोटो नहीं आया। जब ये एनेप्लस चैनल्स ओपन रहते हैं तो एनेप्लस कंटिन्यू अंदर जाएंगे। इनफ्लो ऑफ एनेप्लस, जब ज्यादा से ज्यादा एनेप्लस अंदर जाएंगे उसी को डार्क करंट बोल देते हैं कि ये डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इनकी वजह से, इनके अंदर जाने की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -30 मिलीवोल्ट हो जाता है। और जब ये -30 मिलीवोल्ट हो जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो लगातार इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड रिलीज बाय द सिनेप्टिकल वेसिकल्स which inhibit the bipolar cell। ग्लूटामिक एसिड यहाँ से रिलीज होगा जो बाइपोलर सेल को इनहिबिट करके रखेगा, स्टिमुलेट करके नहीं, तो आगे से आगे इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। डार्कनेस, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूटामिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है वो रोड सेल और कोन सेल से लगातार रिलीज होता रहता है जब तक कि उन पर लाइट नहीं आए, ताकि कोई इंफॉर्मेशन ना हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डार्कनेस में, अंधेरे में कौन से चैनल खुले होते हैं? साइक्लिक जीएमपी गेटेड एनेप्लस चैनल ओपन। साइक्लिक जीएमपी क्या है? का लिगेंड। तो लिगेंड गेटेड एनेप्लस चैनल्स ऑलवेज ओपन इन डार्कनेस। एनेप्लस ज्यादा अंदर जाएंगे तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -30 मिलीवोल्ट, तो कंटिन्यूअसली क्या रिलीज होता रहेगा? इतने मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर ग्लूटामिक एसिड जो इनहिबिटरी है, जो बाइपोलर सेल को इनहिबिट करके रखेगा, नॉट स्टिमुलेट। क्लियर? तो कोई मिसफॉर्मेशन नहीं होगा। द लिगेंड गेटेड, जो ये साइक्लिक जीएमपी है वही लिगेंड है दैट होल्ड दीस चैनल्स ओपन इज साइक्लिक जीएमपी। जो लिगेंड है वो साइक्लिक जीएमपी है, जिसका पूरा नाम क्या होता है आपने पढ़ा है, सीजीएमपी का पूरा नाम साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये लगातार किससे जुड़ा रहेगा? ये जुड़ा रहता है एनेप्लस चैनल से। ये देखिए यहाँ पर, ये एनेप्लस चैनल इनसे जुड़ा हुआ है साइक्लिक जीएमपी, जिसके कारण ये क्या है? ओपन। अगर ये साइक्लिक जीएमपी से हट गया तो ये क्लोज हो जाएंगे। याद रखना, लेकिन कौन सा? सीजीएमपी, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। देन अब जब ये खुला रहेगा तो क्या अंदर जाएंगे? इनफ्लो ऑफ एनेप्लस। जब एनेप्लस अंदर गए तो उसे क्या कहा गया? डार्क करंट पार्शियली डिपोलराइज द फोटोरिसेप्टर, जिसकी वजह से जो फोटोरिसेप्टर सेल है, ये कंप्लीट रोड सेल हो या कौन सेल, वो पार्शियली डिपोलराइज होगी
और उनमें -30 मिली वोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड लगातार रिलीज होता रहेगा और बाइपोलर सेल इनहिबिट रहेगी, कोई भी इंपल्स आगे नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद पढ़ते हैं। अब बात करते हैं डार्क प्लेस में -30 मिली वोल्ट रहा, पार्शियल डिपोलराइजेशन जो हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, वो इनके बीच में रिलीज होगा। तो बाइपोलर सेल्स और रोड के बीच में जो सिनेप्स है वहां पर ये रिलीज होगा और ये एक प्रकार का इनहिबिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है जो बाइपोलर सेल को इनहिबिट करके रखेगा इन डार्कनेस। ये ज्यादा याद रखिएगा, डार्कनेस का पॉइंट बता रहा हूं, जब कोई वेव फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे ही ग्लूटामिक एसिड का रिलीज बंद हुआ, बाइपोलर सेल जो पहले क्या थी, इनहिबिट कर रखा था ग्लूटामेट, तो जो ग्लूटामेट नहीं जाएगा तो जस्ट अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा, बाइपोलर सेल इनहिबिट की जगह बाइपोलर सेल स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट होते ही इंपल्स आगे से आगे चले जाएंगे और क्या होगा, फॉर्मेशन। सिंपल है, ठीक है। चलिए कैसे होता है देखते हैं।